हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएसआई तथा अन्य भारतीय वनडे एग्जाम्स की आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और इस क्रम में आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का सेट 10, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को बिना देर किए, क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास और रिवीजन आप लोग लगातार करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जो आगरे की किसकी, तो आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो देखते हैं ऑप्शन अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दारा सिको। तो आगरे की मोती मस्जिद के निर्माण की बात करें तो वह किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण। अब मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, तो अगर अगली बार आपसे प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण, प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण यह किसने करवाया, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने। अच्छा, बात करें अगर दारा सिको की, तो दारा सिको और प्लस मैं लिखती रही हूँ औरंगजेब, दारा सिको और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था, जो कि कैसा, उत्तराधिकार का युद्ध था। यह बहुत बार धर्मत का युद्ध पूछा गया है, किसके किसके बीच, दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। मैंने एक अपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कि जो मेडिवल हिस्ट्री में जितने अब तक युद्ध हुए हैं सारे युद्धों को एक जगह मैंने कवर कर रखा है। और डेफिनेटली वो आपके एग्जाम के लिए, मतलब जितने वनडे एग्जाम से सबके लिए रामबाण साबित होगा। अब तक जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए, आपको सारे युद्ध एक जगह मिल जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री के। आगे देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। यहाँ पे आपको भरना है, खाली जगह है। कह रहे कि डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवक, किसके, जानवर, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ जो प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनके दस्तावेजीकरण के लिए क्या एक राजकोषीय दस्तावेज है। तो वो कौन सा डेटा बुक है, देखते हैं। येलो, वाइट, रेड या फिर ब्लू। तो कौन सा होता है, रेड डेटा बुक है। कौन सा डेटा बुक है, तो रेड डेटा बुक है, जो भारत में जानवर है, वनस्पति है, कवक है और ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो लुप्त हो रही हैं, उनके दस्तावेजीकरण के लिए उनका राजकीय दस्तावेज है यह रेड डेटा बुक। और हम बात करें, एक टर्म आता है IUCN। क्या टर्म आता है, IUCN एक टर्म आता है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, यानी कि आई से क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सी क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यह जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, IUCN की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसकी जो IUCN की रेड डेटा बुक होती है, इसमें जो है लुप्त प्राय जीव, पेड़ पौधे जो होते हैं, कवक होते हैं, इनकी प्रजाति को क्या किया जाता है, यहाँ पर सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जो पशु कोशिका में नहीं होता, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं, केंद्रक है, जैसे न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। यानी कि बात करें न्यूक्लियस, ऑप्शन बी हमारा कोशिका, यानी कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है। तो देखिए, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियस का है पशु कोशिका में होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म में, यह भी पशु कोशिका में पाया जाता है। बात करें कोशिका झिल्ली की, तो यह कोशिका झिल्ली सेल वॉल कहते हैं, ये भी पाया, देखिए सेल वॉल, कोशिका झिल्ली भी क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन यह सेल वॉल, यह जो है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो सेल वॉल है वह जो है केवल और केवल कहाँ पे, प्लांट किंगडम में पाया जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश टर्म भी कि सेल वॉल जो होता है, यह सेल वॉल यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। पशु कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, उसके बाद से जो है साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है,
सेलुलोज का बना होता है। किसका? तो सेलुलोज का बना होता है। और यह सेलुलोज सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट या फिर पेड़ पौधों में। कहाँ पे? तो यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है? पेड़ पौधों में, केवल और केवल पेड़ पौधों में। इसीलिए जो पशु कोशिका है वहाँ पे सेलुलोज नहीं पाया जाता है, या फिर यह सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस जाति में, यानी कि किस जाति में जो है बाह्य निषेचन होता है? कहाँ पे जो है बाह्य निषेचन होता है? तो देखते हैं। जाति का मतलब क्या होगा? स्पेसीज की बात कर रहा है। किसकी? तो यह स्पेसीज की बात कर रहा है, यह भी समझ लीजिए। नॉट कास्ट, यह किसकी बात कर रहा है? स्पेसीज की बात कर रहा है कि किस स्पेसीज या किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी, बिल्ली, मेंढक या फिर सांप। तो कहाँ पे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। बाह्य निषेचन मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें। कहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो यह मेढक में। किस में होता है? मेढकों में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। और ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, यह कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये मेढक, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है कि मानव आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होता है? जो हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ आती है वह कहाँ से उत्पादित होती है? मानव आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होता है? लैरिंक्स है। लैरिंक्स का मतलब जान लीजिए कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है लैरिंक्स। इंग्लिश में हम लैरिंक्स कहते हैं, हिंदी में हम कंठ कहते हैं। लैरिंक्स, श्वास नली, फेफड़ा या फिर मुंह से। तो उत्पादित पूछा है, कहाँ से उत्पादित होता है? तो अगर उत्पादन, मानव आवाज़ के उत्पादन की अगर बात करें तो यह लैरिंक्स या फिर कंठ से उत्पादित होता है। कहाँ से? लैरिंक्स या फिर कंठ से उत्पादित होता है। और इसे ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये भी जान लीजिए कि मान लीजिए टर्म आ जाए वॉइस बॉक्स दे दे तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए वॉइस बॉक्स भी हम इसे कहते हैं। लैरिंक्स को याद रखिएगा। अब कह रहा है कि यह कितना, लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और यहाँ से क्या होता है? यह वॉइस बॉक्स कितना? 2 इंच का होता है। कितना? 2 इंच का होता है। अगर वही सेंटीमीटर में पूछे तो 5 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? यानी कि कौन सी मृदा, यानी कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बेटर है? लैटेराइट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी जो है कपास की मृदा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसको मैं मैप के द्वारा समझाना चाहूँगी आप लोगों को, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यह क्या है? तो यह गुजरात वाला पोर्शन। कौन सा? गुजरात। जी लिख रही हूँ, यह गुजरात है। यहाँ पे क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक हो गया, ये क्या हो गया? गोवा। बीच में क्या है? महाराष्ट्र का गोवा, छोटू से यहाँ पे गोवा, कर्नाटक। और ये जो हिस्सा बचा है किसका है? तो यह केरल का हिस्सा। किसका? केरल है। ठीक है, केरल है। अब इधर देखते हैं, यह क्या है? तो यह जो है यहाँ से यह पूरा यह तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, क्योंकि ये लिखना तमिलनाडु बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल इधर पड़ेगा, और यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो जाएगा। तो अब जानते हैं हम लैटेराइट मिट्टी से, देखते हैं लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए, तो यह लैटेराइट मिट्टी जो होती है तमिलनाडु में। कहाँ पे लैटेराइट मिट्टी? तो यह लैटेराइट मिट्टी बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ पे, लोकेशन पूछ लेता है, लैटेराइट मिट्टी का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो ये तमिलनाडु वाला एरिया कैसा है? लैटेराइट मिट्टी का है। अब काली मिट्टी की हम बात करें, जो हमारा आंसर होगा काली मिट्टी, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त या सबसे बेटर मृदा अगर कोई मिट्टी है तो वह काली मिट्टी है। ब्लैक सॉइल है, इसे चरनोजम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। लोकेशन देख लीजिए, तो कहाँ पे? गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र जो है, यह महाराष्ट्र जो है काली मिट्टी का जो है बेस्ट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और किसके लिए? कपास की खेती के लिए यह बहुत ही बेहतर। कहाँ से बनती है काली मिट्टी? तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है और जब लावा शांत होता है वहाँ काली मिट्टी बन जाती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा बहुत गुजरात में भी पाया जाता है। और बात करें लैटेराइट मिट्टी, केरल में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। याद रखिएगा, केरल में भी थोड़ी बहुत लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, जलोढ़ मिट्टी कहाँ? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी, यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ में भी 2 प्रकार के जलोढ़ होते हैं। यहाँ पे जलोढ़ की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होती है। एक जलोढ़ क्या होता है? एक होता है बांगर। बांगर जो कि क्या होती है?
पुरानी जलोढ़ है, यह कैसी है बांगर, तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और एक होता है खादर, तो यह खादर कैसी होती है, यह जो है खादर नई जलोढ़ होती है। कैसी होती है, नई जलोढ़ होती है। यह प्रश्न, सारे प्रश्न जितना मैंने यहाँ पे लिखा है सब पूछा गया है आपके प्रीवियस परीक्षाओं में। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वह जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है आपसे, ये कह रहा है कौन सा जो भारत में स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का मतलब हो गया कि वह जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि स्थानिक प्रजाति का मतलब हो गया कि वह जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थानीय प्रजाति कहते हैं। और इसका उदाहरण नहीं है, मतलब वो एक जगह नहीं बल्कि और भी जगह पाया जाता है। एक सिंगी गेंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन और गाय। तो इनमें से हमारा ऑप्शन देखिए, एक सिंगी गेंडा की बात करें तो यहाँ कहाँ पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह असम, असम के कहाँ पे, तो काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी कि काजीरंगा। याद रखिएगा, काजीरंगा बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में। तो यहीं पे एक सिंगी गेंडा पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, यानी डब्ल्यू भी लिख रही हूँ, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। बात करें हमारे ऑप्शन डी की, जो कि राइट आंसर है, गाय जो है सिर्फ स्थानिक प्रजाति नहीं है, यह हर जगह पाई जाती है गाय। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को अपने। हमारा 8वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो कौन सा है, वह जो है ओडिशा है। कौन सा है, ओडिशा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और इसके बाद अगर देखें, देखिए टॉप पर हमारा पहले स्थान पे, क्योंकि वो आपसे हायरार्की भी पूछ सकता है, तो कौन सा है, ओडिशा। यहाँ पे ओडिशा लिखा है, ओडिशा भी लिखते हैं हम इसको, ओडिशा। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है बॉक्साइट उत्पादन में, तो देखिए झारखंड है, झारखंड है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा है, गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। यह हायरार्की भी आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, यानी कि कौन सा कोयला जो है जिसमें बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, जो उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। उच्चतम गुणवत्ता मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा परसेंटेज या कार्बन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, वह कौन सा बेस्ट कोयला होता है। तो लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट। ऑप्शन जान लेते हैं पहले। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, एंथ्रासाइट। अब अगर हम कोयले की बात करें तो सबसे बेस्ट कोयला किसे माना जाता है, एंथ्रासाइट को। किसे, एंथ्रेसाइट को सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है, जो कि टॉप लेवल का होता है। ठीक है, पहला कोयला जो कि इसमें क्या सबसे ज़्यादा, इसमें अगर हम बात करें एंथ्रासाइट में तो 90 से लेकर के 95%, कितना, 90 से 95% इसमें कार्बन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, तो कार्बन पाया जाता है। इनके बेस्ट क्वालिटी का कोयला यहाँ पे पाया जाता है और ये सबसे चमकीला होता है, कठोर होता है। दूसरे कोयले की अगर हम बात करें तो एंथ्रासाइट के पास क्या, बिटुमिनस आता है। क्या आता है, ये हायरार्की भी पूछी जाती है, इसीलिए मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ, बिटुमिनस। ठीक है, दूसरे नंबर का कोयला क्या है, बिटुमिनस। और अगर हम बिटुमिनस की बात करें कि बिटुमिनस में कितने परसेंट होता है कार्बन, तो इसमें 50 से लेकर के कितना परसेंट, 50 से 80%। ठीक है, 50 से 80% इसमें कार्बन होता है बिटुमिनस कोयला में। यह भी एंथ्रासाइट के बाद जो, अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, भारत में अगर सर्वाधिक कोई कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस कोयला, यह भी प्रश्न पूछा गया, आप याद रखेंगे। अब तीसरे नंबर पे कौन सा कोयला आता है, लिग्नाइट आता है। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट आता है। कौन सा आता है, लिग्नाइट कोयला आता है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। और अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, तो 40 से लेकर के कितना परसेंट, 55% तक। ठीक है, 40 से 55% इसमें कार्बन होता है लिग्नाइट कोयले में। और सबसे निकृष्ट या बेकार प्रश्न पूछा कि सबसे बेकार या निकृष्ट कोयला किसे हम कहते हैं, तो पीट, जो कि सबसे निकृष्ट या बेकार कोयला होता है, पीट प्रकार का कोयला होता है। और इसमें सबसे कम, ठीक है, 40%,
40% से कम इसमें क्या कोयला पाया जाता है। तो सबसे बेकार कोयला, मतलब एक एक जितना मैंने लाइनें लिखी हैं, जितना चीज़ें बोली हैं, सब प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। मैंने मात्रा भी इधर लिख दिया है। लिग्नाइट 40 से 55% होता है। सबसे बेकार या निकृष्ट कोयला किसे कहते हैं, पीट प्रकार के कोयले को हम सबसे बेकार या निकृष्ट कोयला कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। कोयले से संबंधित कोई प्रश्न आपका यहाँ से बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई झाड़ियों से मिलकर बनता है। यानी कि जो ऐसा कौन सा पंजाब का वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की झाड़ियों से मिलाकर बनाया जाता है। मशक है, चिमटा है, चिक्का है या खड़ताल है। तो कौन सा है जो लकड़ियों की झाड़ियों से मिलकर बनता है, यह चिक्का है। कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, चिक्का है। और देखिए बात करें, इसे सुप या सुप्पा भी कहते हैं। इसे चिक्का को हम क्या कहते हैं, इसी को हम देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, सप सप कहते हैं या फिर सुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप भी कहते हैं चिक्का को ही। तो अगली बार यह टर्म आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग कि क्या दे दिया। इसे भांगड़ा या फिर गिद्दा के समय किस कब बजाया जाता है, तो जब भांगड़ा होता है या गिद्दा होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे बजाया कब जाता है, तो भांगड़ा या गिद्दा। यह नृत्य भी है, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य है। पूछता है कि कहाँ पे होता है भांगड़ा गिद्दा, तो पंजाब में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भांगड़ा गिद्दा के समय इसको बजाया जाता है, चिक्का को। 11वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आइए जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं हर साल। 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को, 4 जुलाई को। तो अगर हम बात करें 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 8 मार्च को हम मनाते हैं विश्व महिला दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हर साल, तो 7 अप्रैल को हम लोग हर साल मनाते हैं, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, आगे 21 जून को हम क्या मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं। 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर की घटना होती है। 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर की घटना होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से कौन सा एक भजन है, तो एक वैष्णव जन तो के, यानी कि वैष्णव जन, इसके रचयिता कौन है, जो इस वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है, इस भजन को किसने लिखा है, सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया कि इनका प्रिय भजन कौन सा है, तो वैष्णव जन तो के कहिए। ठीक है, अब इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता। किसने लिखा था, नरसिंह मेहता ने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, वैष्णव जन ते कहे, वैष्णव जन तो, बस इतना ही याद रखिए कि वैष्णव जन तो, इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता जी ने इसको लिखा है। कहाँ के हैं यह नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जो है गुजरात के हैं। कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न हमारा, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। मानव शरीर का जो ऐसा कौन सा भाग है जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है। तो देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी बीमारी होती है और किसको प्रभावित करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, यानी कि नर्वस सिस्टम को, हार्ट हृदय को, हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ। तो अगर हम बात करें, ठीक है, पैर की हड्डियाँ नहीं, देखिए हड्डियाँ दी है ना, तो पैर की हड्डियाँ नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा पैर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हड्डियाँ नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पैर होना चाहिए। अब देखिए मानव शरीर का कौन सा भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, तो हड्डियाँ प्रभावित होती हैं, पूरे शरीर की हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो हड्डियों से जो कैल्शियम होता है ना, वह झड़ने लगता है। हड्डियों से कैल्शियम, हड्डियों से जो क्या होता है, कैल्शियम हटने लगता है, झड़ने लगता है और हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही है, जहाँ पे ऑस्टियो और पोरोसिस शब्द मिल जाए, यानी कि हड्डियाँ खोखली हो रही हैं, कैल्शियम हट रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियों पर से कैल्शियम झड़ने लगता है, हटने लगता है और हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा भी चोट लगता है तो क्या हो जाए, हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित होता है बीमारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमारा, 14वां प्रश्न है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, यानी कि कहाँ पे, तो राजगृह से कहाँ पे, पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, जो कि मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। और देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ मगध,
अब इसकी राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, जिसे राजगीर भी कहते हैं, राजगृह या राजगीर। अब यहाँ से पाटलिपुत्र किसने किया, राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र किसने ले गया, कौन ले गया था पाटलिपुत्र, बिंबिसार, अशोक, उदयन या फिर अजातशत्रु। तो कौन ले गया था राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र, तो अगर हम देखें तो किसने किया था, बिंबिसार का जो कि नाती था, पौत्र था उदयन। किसने, उदयन। याद रखिएगा कि इसी उदयन ने राजधानी राजगृह से कहाँ लेके गया, तो पाटलिपुत्र लेके। बहुत ही पेड क्वेश्चन है यह उदयन, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और इसी बिंबिसार ने अपने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पा लिया, और इस बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृहंता वंश से संबंधित हैं ये शासक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वें प्रश्न को। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, मन्नार की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, या पाक जलडमरू मध्य है, तो कौन सा है। तो देखते हैं भारत और श्रीलंका को कौन सा, पाक जलडमरू मध्य। पाक नहीं बल्कि ये पाल्क होता है, क्या लिखते हैं, PAL के अंग्रेजी में, यही पाक है, ठीक है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। देखिए यह हमारा क्या हो गया, गुजरात, ठीक है। ये देखिए ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट हो गया, और ये ईस्टर्न घाट हो गया। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ यहीं पे जो है श्रीलंका बसा हुआ है, और यही बीच में पाक स्टेट है। भारत यानी कि तमिलनाडु और यह श्रीलंका, इन दोनों के बीच में ही पाक स्टेट है, ठीक है। इन्हीं यह जो है भारत और लंका को अलग करने वाला कौन सा है, तो यही पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 16वां प्रश्न है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के, कहाँ का, पुर्तगाल का, याद रखिए कब, 1662, और इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था, तो कौन सा शहर था वो, मुंबई था, पुडुचेरी था, कोलकाता था, या फिर गोवा था। किसको दिया गया था दहेज में, पुर्तगाल के राजा द्वारा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को, तो मुंबई, किसको, मुंबई को जो है इसने दहेज में दे दिया पुर्तगाल के राजा ने, ठीक है। अपनी पुत्री जो कि इसकी बेटी थी कैथरीन, और इस कैथरीन का विवाह किससे हुआ था, कैथरीन का विवाह जो है चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और इसने क्या किया, मुंबई को इसने दहेज में दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या कहता है, 17वां प्रश्न है किस भारतीय इतिहास में विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। यह प्रश्न तो आप देखते ही बता देंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इस प्रश्न को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यह कौन सा है, 1893 में शिकागो कौन गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, तो कौन गए थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में गए थे। 1893 में ही गांधी जी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे वकालत पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह क्या थे, टीचर थे, और ये भारत के क्या रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, नवजागरण यानी कि पुनर्जागरण का इन्हें पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 18वां प्रश्न है भारतीय साहित्य में आरंभिक विश्व शताब्दी के मध्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि धनपत राय के नाम से कौन विख्यात हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, अशोक वाजपेयी हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो अगर हम धनपत राय की बात करें कि किसे हम धनपत राय के नाम से जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र को। इनकी रचनाएं कुछ देख लेते हैं। प्रेमचंद की गोदान है, क्या है, गोदान है, गबन है, ठीक है, गोदान हो गया, गबन हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मंगलसूत्र जो कि क्या है, यह मंगलसूत्र इनकी अंतिम रचना है, मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र इनकी क्या है, अंतिम रचना। गोदान, गबन, मंगलसूत्र हो गया, पूस की एक रात हो गया, पूस की एक रात, यह सब किसकी रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की, और इन्हीं को हम धनपत राय के नाम से भी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद को। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य के लिए जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा इन्होंने लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, तो गीतांजलि। इसकी रचना किसने करी, गीतांजलि की रचना किसने करी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ
टैगोर या फिर कहीं कहीं इनको ठाकुर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो रवींद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना करी है। राज तरंगिणी किसका है? कल्हड़ का है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है राज तरंगिणी। साकेत की अगर लिखे तो मैथिली शरण गुप्त, जिसे हम राष्ट्रकवि कहते हैं, क्या कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त, इन्हें हम राष्ट्रकवि कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने प्रश्न की तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। मधुशाला की रचना किस? हरिवंश राय बच्चन ने। मधुशाला हो गया, मधुबाला हो गया, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मधुबाला, मधुकलश, यह सब किसने लिखा है? तो यह सब लिखा है किसने? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित, जो भारत बटा नहीं था, भारतीय सेना यानी कि भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया था? किसको बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जालंधर दरवाज़ा या फिर लाहौरी दरवाज़ा? तो किसे बनवाया गया था? अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में किसे बनाया गया था? इंडिया गेट को। कहाँ पे है यह इंडिया गेट? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है यह इंडिया गेट, और इसे ही बनाया गया था, इंडिया गेट को। अब आगे देखते हैं, 21वां प्रश्न, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? यानी कि किसने अपनी आत्मकथा को गोल के नाम से लिखा है? मेजर ध्यानचंद, वाचिंग भूटिया, विराट कोहली, डेविड बैकहम? तो किसने गोल के नाम से लिखा अपनी आत्मकथा को? मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी से संबंधित थे ये, और इन्हें गोल नामक, गोल से अपनी क्या आत्मकथा लिखा है? मेजर ध्यानचंद ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 22वां, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, एक बार इस प्रश्न को भी देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। देखिए, सरगई ब्रिन है, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं या टिम बर्नर्स-ली? तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या कहते हैं? WWW, इसे हम क्या कहते हैं? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके आविष्कारक की हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, तो कौन है? टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली ने जो है वर्ल्ड WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। अगला देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कौन सा आश्रम है? ब्रह्मावर्त में है। कहाँ पे है? तो ब्रह्मावर्त में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? पूछ रहे, ये ब्रह्मावर्त जो है कहाँ पे है, जो कि क्या है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पे बिठूर है, सीतापुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है। तो वर्तमान में अगर हम ब्रह्मावर्त की बात करें तो कहाँ पे है? यह कानपुर के बिठूर में है। कहाँ पे? बिठूर में है ब्रह्मावर्त, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं 24वां प्रश्न, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता पूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो पूछ रहा है, सीधी सी बात है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता के बारे में पूछ रहा है, किसने लिखा है? इसमें वर्णन किसका किया गया है? तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो को? जगनिक, चंदबरदाई, मतीराम या घनानंद? किसने लिखा है? तो चंदबरदाई। किसने? चंदबरदाई ने रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो की रचना की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा 25वां प्रश्न क्या कहता है? 25वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैत्रीकरण नहीं, मैथिली शरण गुप्त है। क्या है यह? मैथिली शरण गुप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि राष्ट्रीय कवि, उनका नाम लिख देती हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी का। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय कवि कौन है, याद रखिए कि राष्ट्रीय कवि कौन है, तो यह राष्ट्रीय कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन किस जिले में हुआ है? तो कानपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, झांसी में हुआ है या फिर उन्नाव में हुआ है? तो अगर हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? झांसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? झांसी के चिरगांव में हुआ था। कहाँ पे? झांसी के चिरगांव में हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 26वें प्रश्न को कि हमारा 26वां प्रश्न क्या कहता है। 26वां प्रश्न है,
मथुरा कला विद्यालय, यह कला है कौन सा, मथुरा कला विद्यालय की काल के दौरान, मथुरा कला विद्यालय की काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। यानी कि मथुरा कला जो है, मथुरा कला विद्यालय किस काल, यहाँ पे किस रहेगा, किस काल के दौरान अपने टॉप लेवल पे था, शीर्ष लेवल पे था। मथुरा कला जो है, मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या संतलत काल। तो देखिए मथुरा कला, यह क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग हर परीक्षा, वनडे एग्जाम से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी के, जैसे कि RO हो गया, PCS हो गया, इन सब एग्जाम में ये मथुरा कला विद्यालय पूछा गया कि मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने टॉप लेवल पे या शीर्ष पे था। तो यह कुषाण काल, किसके काल, कुषाण काल के समय मथुरा कला जो है टॉप लेवल पे था अपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वें प्रश्न को। 27वां प्रश्न है, गुप्त काल का टेराकोटा, टेराकोटा पकी ईंटें होती, टेराकोटा क्या होती थी, तो पकी ईंटों को ही क्या बोला था, टेराकोटा। पकी ईंटों से, यानी कि टेराकोटा की पकी ईंटों से, ठीक है, ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत बार पूछा गया कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है और किसका बना है, तो टेराकोटा से बना हुआ है। तो ये कहाँ पे है, चित्रकूट है, कानपुर है, गोरखपुर या वाराणसी में है। तो अगर हम बात करें कि टेराकोटा या पक्की मिट्टी, ठीक है, पक्की मिट्टी, पक्की मिट्टी टेराकोटा, और इस पक्की मिट्टी से बना हुआ कौन सा है, तो इस पक्की मिट्टी से बना हुआ यह भीतरगांव मंदिर, और कहाँ पे है यह, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि कानपुर में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में है भीतरगांव मंदिर, भी याद रखिए, पूछ सकता है कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पे है, तो कानपुर में है। 28वां प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इसको पूछा गया है परीक्षाओं में कि वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया या मोरूपंत पिंगल, किसके द्वारा करवाया गया था। तो वाराणसी के विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 29वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद का, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब से सृजित किया, यानी कि कब से लोकायुक्त का पद जो है क्या किया गया, सृजित किया गया था। अच्छा, लोकायुक्त करते क्या हैं, तो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति, यानी कि भ्रष्टाचार पर अपनी निगरानी रखते हैं कौन, यही लोकायुक्त। और उत्तर प्रदेश में इसका पद कब सृजित किया गया था, तो आपको यही बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था। तो देखिए 1990 है, 1965 है, 1975 है और 1977 है। तो लोकायुक्त के पद की अगर हम बात करें तो 1975 में, कब, 1975 में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश में 1975 में ही क्या किया गया था, लोकायुक्त के पद का सृजित किया गया था, उसका पद सृजित किया गया था। 30वां प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया। यानी कि फर्रुखाबाद में गंगा, यानी कि पूछ ले फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी, एक प्रश्न ही मिल गया। तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया, किस बादशाह ने करवाया मुगल घाट का निर्माण, तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर, किसने करवाया, औरंगजेब ने करवाया था। फर्रुखाबाद जो कि गंगा नदी के किनारे है और यहीं पर मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब, इसे हम क्या कहते हैं, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 31वां, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। यानी कि जब फसल कटती है उस समय बुंदेलखंड में जो है कौन सा लोक नृत्य आयोजन किया जाता है। तो देखते हैं, कर्मा है, छोलिया है, चरकुला है या फिर सैरा है। तो अगर हम कर्मा कहाँ पे होता है, मिर्ज़ापुर का, कर्मा बहुत बार पूछा गया है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, कर्मा कहाँ होता है, मिर्ज़ापुर में होता है। चरकुला कहाँ पे होता है, ब्रज क्षेत्र में, चरकुला कहाँ पे होता है, तो ब्रज क्षेत्र में यह चरकुला होता है। बात करें अगर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, शायरा की। ठीक है, तो यह शायरा कहाँ पे होता है, यह शायरा जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। कब होता है, जब फसल कटता है। कब कटता है फसल, तो देख लीजिए, नॉर्मली अभी फसल कटने का टाइम हो गया है, अप्रैल से फसल कटना, गेहूं कटना शुरू हो जाएगा। तो जब फसल की कटाई होती है उस समय कौन सा लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड में, शायरा लोक नृत्य होता है। इस चीज़ को, इस प्रश्न को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ, मिर्ज़ापुर, और एक चीज़ मैं तब से कह रही थी, क्या मिस हो रहा है, सोनभद्र,
क्योंकि कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों जगह होता है, ये दोनों नाम पूछते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको सोनभद्र भी लिखवा दिया जाए, ना सिर्फ मिर्ज़ापुर बल्कि सोनभद्र दोनों जगह कर्मा नृत्य होता है। तो आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि लेक्चर को और ज़्यादा प्यार मिल सके और हम और अच्छे से आपके लिए कंटेंट ला सकें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।